बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग। इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं एक दफ़ा, लेकिन ये डाउ की पीपीटी है तो जो चीज़ें ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोन्स की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होते हैं, जिसमें जो सेंट्रल है, जो आपको इस पिक्चर में ब्लू नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इसमें आपके 80 बोन्स होते हैं, जिसमें आपका हेड और ट्रंक शामिल होता है। बाकी जो आपके हाथ पाँव होते हैं उसमें आपके 126 बोन्स होते हैं। बोन का फंक्शन अगर देखें तो बोन का फंक्शन क्या है कि बॉडी को सपोर्ट करना है, इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करना है, बोन्स और मसल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। इसके अलावा हिमेटोपियोसिस करना है, मतलब जो बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रेड बोन मेरो होते हैं उसमें से आरबीसीज वगैरह का बनना, और इसके अलावा साल्ट्स, मिनरल वगैरह स्टोर करता है, जो कि बोन का फंक्शन है ये सारे। इसके अलावा बोन के 3 टाइप्स ऑफ सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। सबसे पहले जो इमेच्योर बोन होता है या जो सबसे पहले बोन बनता है वो ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, मैच्योर बोन सेल जिसको हम कहते हैं, फिर वो आगे जाके मैच्योर बनता है। फिर उसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट है, तो ऑस्टियोब्लास्ट उसी बोन को मज़ीद स्ट्रेंथन करता है, मज़ीद उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। और आखिर में ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को रीमॉडल करता है। अगर बोन के ऊपर कोई कचरा वगैरह जमा हुआ हुआ है, कोई मसला है या कोई बैक्टीरिया वगैरह, उसको ख़त्म करना, बोन को रीमॉडल करना। अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाए, उसमें कोई ब्रेकेज आ जाए, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके बोन को रीमॉडल करने का काम ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स है। जॉइंट्स जैसा कि हमें पता है कि जब दो बोन्स एक दूसरे पे मिलते हैं, एक दूसरे के साथ किसी पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट। जॉइंट के 2 टाइप्स हैं हमारे साथ, एक है नॉन साइनोवियल और एक है अच्छा जी नॉन साइनोवियल। जॉइंट वो है जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कल के जो बोन्स है या हमारे वर्टिब्रा के जो बोन्स है, ठीक है, वो कौन से हैं? नॉन साइनोवियल है। साइनोवियल वो है जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे हमारे शोल्डर और हमारे हिप के जो बोन्स है उसको हम साइनोवियल जॉइंट कहेंगे। इसके अलावा मसल्स है। मसल जो है कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो टिश्यूज़ हैं जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इन्हीं कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हम मूवमेंट करते हैं। CNS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल फंक्शन। कुछ मसल जो है वॉलंटरी होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से कंट्रोल है। इसके अलावा टेंडन्स है। टेंडन्स जब बोन और मसल किसी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं टेंडन। और जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, या 2 लिगामेंट्स और बोन एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं लिगामेंट। इसके अलावा है बरसाई। बरसाई जो है हमारे जॉइंट के बीच में जो है कोई भी एक एरिया होता है जहाँ पे फ्लूइड जमा होता है, ताकि बोन्स एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन में ना आ सके और बोन्स ख़राब ना हो, उसको हम कहते हैं बरसाई। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? ये वो जगह है या वो स्पेस है जहाँ पे ब्रेन से न्यूरॉन्स आते हैं, नर्व्स अटैच होते हैं उसके साथ, और ब्रेन से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन्स आके वहाँ पे मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन एंड नर्व सेल एंड द एडजेसेंट मसल इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और आपके मसल के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, और एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। अच्छा जी, अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जितने भी इसमें डिसऑर्डर आ सकते हैं, जिसमें फ्रैक्चर है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, पेजेट डिजीज़ है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारे हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले इसमें है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के आप देखें तो बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे, जिसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। अगर बोन अपनी जगह पर बस टूट जाए उसको हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहेंगे। दूसरा है लीनियर। अगर उसमें इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन आ जाए तो लीनियर कहेंगे।
नेक्स्ट वन ओब्लीक नॉन डिस्प्लेस। ओब्लीक मतलब कोई तिरछा अगर बोन टूट जाए, ठीक है, तो फिर हम उसको ओब्लीक कहेंगे। लेकिन अगर अपनी जगह से उसके पार्टिकल्स नहीं हिले हुए तो नॉन ओब्लीक है, और अगर हिले हुए तो फिर ओब्लीक है लेकिन डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से अगर हिल रहे तो फिर हम उसको डिस्प्लेस कहेंगे। स्पायरल है। स्पायरल अगर ट्विस्टिंग या मुड़ाव की वजह से अगर आपका बोन ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको स्पायरल कहेंगे। ग्रीन स्टिक जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है और इसमें बोन बिल्कुल साइड से थोड़ा सा टूट जाता है। इसके अलावा कम्युनिटेड है। कम्युनिटेड में छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे हो जाते हैं और बोन काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसको हम कम्युनिटेड कहेंगे। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और क्रैक इन द बोन। अगर आपका बोन ख़राब हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो फिर हम उसको फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहले इसमें कॉजेज़ अगर हम बात करें तो उसमें कॉजेज़ है प्राइमरी या प्राइमरी कॉज है या फिर सेकेंडरी है। प्राइमरी वो है जो किसी ट्रॉमा या किसी ट्विस्टिंग की वजह से आपका बोन अगर ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको मतलब पहले कोई मसला नहीं था, बस अचानक आपकी एक्सीडेंट हो गई, आप गिर गए या कोई और मसला हो गया, आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे उसकी वजह से कोई मसला हो गया, तो फिर हम उसको प्राइमरी कॉज कहेंगे। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी है और उसकी वजह से आपके बोन्स ख़राब हो रहे हैं तो फिर हम उसको सेकेंडरी कॉज कहेंगे। फॉर एग्जांपल बोन कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई और मसला है जिसकी वजह से आपके बोन्स ख़राब हो रहे हैं, तो ये सेकेंडरी कॉज है। क्लासिफिकेशन या फ्रैक्चर को हम मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के साइड के हवाले से या फिर जगह के हवाले से हम उसको मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कम्युनिटेड, नॉन कम्युनिटेड, एनाटॉमिकल लीजन, और ये सारी ओपन एंड क्लोज भी होता है इसमें, जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है स्टेबल। स्टेबल फ्रैक्चर वो है जो कि बोन तो टूट गई है लेकिन अपनी जगह पे मौजूद है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेबल कहते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ पेरियोस्टम इज़ इंटैक्ट, मतलब जो बोन टूट गई है वो अपनी जगह पे ही मौजूद है, ठीक है, उसको हम स्टेबल कहेंगे। अनस्टेबल वो होगा जो अपनी जगह से हिल गया हो, उसको हम अनस्टेबल कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन ओपन फ्रैक्चर। ओपन वो है जो कि जब आपका बोन टूट जाए तो बिल्कुल अपनी आपकी स्किन को पार करके बाहर आए, उसको फिर हम ओपन फ्रैक्चर कहेंगे या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। दूसरा है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में जो है वो अंदर रहता है लेकिन बंदा जो है बोन्स सिर्फ टूट चुकी है, फिर हम उसको क्लोज फ्रैक्चर कहेंगे। ग्रीन स्टिक का बता दिया है कि ये बच्चों में ज़्यादातर कॉमन होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर हम इसको कहते हैं, ये वर्ड याद रखना है आपने। और ये पेडियाट्रिक पेशेंट्स में होता है जो कि बच्चों में, ठीक है, और बिल्कुल साइड से बोन टूट जाती है। इसके अलावा कम्युनिटेड है, तो कम्युनिटेड में बोन बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होता है, 3 और मोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटेड। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स जब अपनी जगह पे बोन टूट जाए तो ट्रांसवर्स है। ऑब्लिक का मैंने बता दिया, जब तिरछी लाइन में बोन टूट जाए तो ऑब्लिक कहलाते हैं। स्पाइरल अगर किसी मुड़ाव की वजह से हो तो फिर हम उसको स्पाइरल कहते हैं। अच्छा, एवल्जन। एवल्जन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मतलब थोड़ा सा कोई हिस्सा बोन से जो है जुदा हो जाना एवल्जन कहलाता है। डिस्प्लेस पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेस अपनी जगह से जब हिल जाए और लॉन्गिट्यूडिनल अगर उसमें कोई सीधी लाइन आ जाए तो। अच्छा, इसके साइन सिम्टम क्या है कि ब्रूजिंग, उसी एरिया पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन या स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, पेन हो सकता है, और उसमें जो है मूवमेंट कम होगा, मतलब आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। ऑड अपीयरेंस, नॉर्मल सा लगेगा वो जगह। और इसके अलावा जो है वो साउंड वगैरह हो, क्योंकि बोन टूट चुके हैं तो वहाँ पे आपको साउंड वगैरह महसूस हो सकती है। एडिमा हो सकता है, वो जगह स्वेल हो सकती है, वहाँ पे एरिथमा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो जगह आपको स्वेल नज़र आएगी। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट भी ख़राब हो सकते हैं, जिसमें आपने 6 P's याद रखने हैं: पेन, पेलर, पैरालिसिस, पेरेस्थीसिया और पल्सनेसनेस। और इसके अलावा आखिर में पाइकिलोथर्मिया, मतलब हीट बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे। ये आपको वही सारी चीज़ें बताई गई हैं
इसके नर्सिंग इंटरवेंशन पे आपने क्या देखना है, क्या करना है नर्सिंग इंटरवेंशन में, कि आपने पेशेंट को जो है कंफर्ट करना है और उसको इमोबिलाइज़ करना है कि वो उसी जगह को ज़्यादा मूव ना करे, और उसको जो है हाइजीन केयर करनी है, उसका जो है मोशन का ख़्याल रखना है, और उसको जो भी उसकी मतलब इफ़ेक्टेड एक्सट्रीमिटी है, जो भी ख़राब हाथ पाँव हैं, उसका आपने ख़्याल रखना है। उसको अगर कोई एनाल्जेसिक्स वगैरह दिए हुए हैं, कोई ड्रग्स दिए हुए हैं, तो आपने वो दे देने। न्यूरोवास्कुलर स्टेटस आपने देखना है कि मतलब पेन वगैरह हो, को कलर, टेम्परेचर, एडिमा और ये सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी उसमें। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है। सेफ्टी डिवाइसेस जितने भी होंगे जिससे वो मूव कर सकें, वो आपने देने होंगे, और बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और सप्लीमेंट्स, इसके अलावा कैल्शियम वगैरह आपने डाइट में देना होगा। असिस्टिव डिवाइसेस है, असिस्टिव डिवाइसेस में मतलब आप उसको क्या क्या चीज़ें दे सकते हो उसको हेल्प करने में। वॉकर, क्रेन और क्रचेस है, ठीक है। तो ये वॉकर जिसकी वजह से वो मतलब वॉक करने में उसको हेल्प हो, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं, बस उसमें ये आपको उसका तरीका बताया गया है कि आपने उसके सेंटर में खड़े होना है और ये जो है आगे जाता है और आपने ये सारी चीज़ें करना है, तो आपने ये देख सकते हैं। दूसरा है केन, ठीक है। केन जो है साइड पे आता है, जो पार्ट आपका सही हो उसी के साथ चलता है, ठीक है। और ये आपसे तकरीबन 6 से 10 इंचेस आगे जो है आप उसको मूव करते हो फिर चलते हो। इसके अलावा क्रचेस जो है वो आपके आर्म पिट्स में बिल्कुल फिट आते हैं, और इसमें जो है इसकी वजह से मतलब जिनके पाँव में मसला हो वो चलते हैं। 2 पॉइंट गेट बताया गया है। रिक्वायर वेट, पार्शियल वेट, इसमें जो है आप दोनों पाँव पे जो है थोड़ा थोड़ा आप प्रेशर डालोगे। तीसरा है 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट में आप तीनों हाथ पाँव जो है वो तीनों पाँव जो है वो मूव करेंगे। 2 क्रचेस और एक अपना जो आपका सही पाँव है वो आप मूव करेंगे, आगे जाएंगे तो 3 पॉइंट गेट कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो है वो आप स्विंग थ्रू गेट का मतलब ये है कि आप अपना जो है सारे फीट आगे लेके जाओगे, और इसमें थोड़ा सा जो पाँव आपका इफेक्टेड होगा उस पर आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डालोगे। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो है नहीं। 4 पॉइंट गेट बताया गया है, आप विद द गुड, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें आगे क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, इसकी ट्रीटमेंट पे अगर बात करें तो सबसे पहले बोन रिडक्शन कराते हैं, मतलब बोन को अपनी जगह पे वापस लेके आते हैं जहाँ से वो टूट गई है। क्लोज रिडक्शन वो है कि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब कोई सर्जरी वगैरह इसमें नहीं की जाती, बल्कि जहाँ से बोन टूट गई है उसको प्लास्टर के ज़रिए या फिर कास्ट के ज़रिए अपने नॉर्मल जगह पे वापस लेके आना क्लोज रिडक्शन कहलाता है। इसमें जो है आपने कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ख्याल रखना होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? जो पहले हमने 6 पीस पढ़े कि 6 पीस हो जाते हैं अगर बोन टूट जाती हैं, तो उसमें 6 पीस, पेलर, पेरेस्थीसिया और पेन वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसको आपने नहीं होने देना है। और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, आपने कोई कास्ट लगाया हुआ है, प्लास्टर लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह महसूस हो रही हो, तो आपने उसका देखना है, इन्फेक्शन से मरीज़ को बचाना है। इसके अलावा आइस वगैरह आपने उसमें देना होता है। आइस से आपने मरीज़ की हाथ को जो है वो थोड़ा सा ठंडा रखना होता है। अच्छा जी, मेंटेनिंग स्किन इंटेग्रिटी, स्किन का आपने उसके ख्याल रखना है। और जो कास्ट लगा हुआ है, जो प्लास्टर लगा हुआ है, वो ड्राई हो, वो उसके किसी चीज़ के साथ जो है वो अटैच ना हो, और उस पे जो है आपने अगर अंदर कोई स्क्रैच या इचेस वगैरह हो रही है तो फिर आपने कि उसके लिए कोई स्टिक वगैरह यूज़ नहीं करना है। ओपन रिडक्शन क्या होता है कि उसमें रॉड्स वगैरह लगाए जाते हैं बाहर से, ठीक है, और उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रूज़ और रॉड लगाए जाते हैं, उसको फिर हम ओपन रिडक्शन कहते हैं। इंटरनल इसमें यह होता है कि इंटरनल अटैच टू द बोन, इंटरनली आपके बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है, और बाहर आपके स्किन के साथ ये अटैच होता है। और इसी तरीके से जो है वो स्क्रूज उसमें लगाए जाते हैं, रॉड लगाए जाते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ,
उसको हम ओपन रिडक्शन कहते हैं। क्लोज रिडक्शन स्किन के अंदर किया जाता है और ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जबकि ओपन रिडक्शन इसमें बाकायदा सर्जरी की जाती है, रॉड्स लगाए जाते हैं और बाहर से जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन में आपके बोन को बिल्कुल सीधा किया जाता है, अलाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का वज़न लगाया जाता है, फिर उसमें वो वज़न जो है वो हैंग किया जाता है और इसमें जो है आपने क्या करना होता है कि सर्कुलेशन देखना होता है 24 आवर के लिए और नेवर रिमूव वेट अंडर वेट्स विद अ एमडी ऑर्डर, मतलब आपने जो है वो ख़ुद से वो नहीं रिमूव करना, जो भी वेट आपने लगाया है वो आपने उस मरीज़ के हालत को देख के वो करना होगा। पेन केयर एंड मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, वही आपने कि इन्फेक्शन का ख़्याल रखना होगा। अगर उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, फिर आपने देखना होगा। वही इसमें भी 6 पीस आया हुआ है, क्या इसमें भी आपने उन्हीं 6 पीस का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा। ओवरहेड ट्रेपीज़ बार टू मूव अराउंड इन बेड, और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसमें जो है हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, कंट्यूजन, स्प्रेन और स्ट्रेन। सबसे पहले कंट्यूजन क्या है? ये जो है मतलब जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है, अगर उसमें कोई इंजरी आ जाए, कोई मसला आ जाए किसी भी ज़्यादा फोर्स की वजह से, या हमें जो है वो मतलब फ़ुटबॉल खेलते हैं या कोई और कोई प्ले करते हैं, ठीक है, तो उसमें अक्सर बंदा गिर जाता है या कोई और किक मारते हैं, उसकी वजह से बंदे को मसले होते हैं ज़्यादा गिरने की वजह से, जिसमें जो है ब्लड वेसल वगैरह है रफ्चर हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती हैं और उस जगह पे एक हेमाटोमा डेवलप हो जाता है, मतलब वहाँ पे जो है वो जगह स्वेल हो जाती हैं, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती हैं, जिसमें पेन, स्वेलिंग और डिस्कलरेशन जो कि इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम है, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसको हम कहते हैं कंट्यूजन। दूसरा है स्प्रेन जो है उसमें आपके स्पेशली लिगामेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आपके जॉइंट के इर्द गिर्द जितने भी स्प्रेन होते हैं, मतलब जितने भी लिगामेंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम मुड़ाव कहते हैं। अक्सर हम चलते चलते हमारा पाँव जो है मुड़ जाता है या कोई और मसला आ जाता है जिसमें लिगामेंट्स जो है वो ख़राब हो जाता है, उसमें भी वही कि आपके ब्लड वेसल और वही सारी चीज़ें भी साथ ख़राब हो जाती हैं, वो जगह स्वेल हो जाती हैं, एडिमा डेवलप हो जाती हैं और इस कंडीशन को हम स्प्रेन कहते हैं। इसमें जो है बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द और स्वेलिंग वगैरह महसूस होती हैं, अक्सर में ब्लीडिंग भी होती है इसमें। तो जब आपके हाथ पाँव मुड़ जाएँ तो मुड़ने को हम स्प्रेन कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेन जो है मसल पुल या फिर ओवर यूज़ या ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल है, जिसमें आपके मसल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप किसी चीज़ को खींचते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो मसले आते हैं उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके मसल जो है स्पेशली वो बहुत छोटे छोटे उसमें टीयर्स आ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और अंदर ही अंदर वो ब्लीडिंग करने लगते हैं। इसमें भी आपको सडन पेन महसूस होता है और उसी जगह पे जो है टेंडरनेस और कंट्रैक्शन वगैरह आपको महसूस होता है, एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। अब इसका अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मतलब आपने इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आप इसको थोड़ा बहुत उसका इलाज कर सकते हो या फिर उसको मैनेज कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं जिसमें राइस हम कहते हैं। राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, उससे जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर होता है। आर में जो है आर से आपको रेस्ट का बताया गया है कि आपने मरीज़ को जो है रेस्ट देना है, जितने भी पेशेंट्स होते हैं स्ट्रेन, स्प्रेन या फिर कंट्यूजन के, ठीक है। इसके अलावा आइस है तो मतलब मॉइस्ट एंड ड्राई कोल्ड अप्लाइड इंटरमिटेंटली। जो भी आपके पास राइस है मतलब राइस में जो आइस का आपको बताया गया है कि आपने वहाँ पे आइस अप्लाई कर देना है 20 से 30 मिनट के वक्फे पर, और
1 से 2 दिन तक आपने ये काम करते रहना है, जिसमें जो है वेज़ो कंस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से उसको ब्लड फ्लो कम, मतलब ब्लीडिंग या जो ब्लड फ्लो है उसकी कमी होगी, तो वो एडिमा और वगैरह कम हो सकता है। इसके अलावा आपने स्किन का जो है आपने ख़्याल रखना है उसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अगर आप उसको कोल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप वहाँ पे आइस अप्लाई करेंगे तो स्किन भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा है सी में जो है आप कंप्रेशन, मतलब कोई भी चीज़ वहाँ पे डालोगे ताकि वो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, जो भी एडिमा वगैरह हुआ है, जो भी स्वेलिंग हुई है, आपने उसको कम कर देना है। और इसके अलावा ई से एलिवेशन है, तो एलिवेशन में मतलब आपने उस जगह को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना होगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग में कमी आ जाती है। आफ्टर द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज, उसमें क्या होता है कि आपने वही हीट वगैरह अप्लाई कर देना है, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये जो है उस स्ट्रेन के या स्प्रेन के सिवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितना ख़तरनाक है। अगर ज़्यादा ख़तरनाक है तो फिर वो आपने उसका ज़्यादा ख़्याल करना होगा, और अगर जो है वो आपने उसको इमोबिलाइज़ करना होगा, तकरीबन 1 से 3 हफ़्ते के लिए आपने उसको इमोबिलाइज़ करना होगा। स्ट्रेन और स्प्रेन का जो है आपने इसमें तकरीबन वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं इसको हील होने में। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें जो है वो करनी है। इसमें आपके स्प्रेन स्ट्रेन में इतना कुछ नहीं है, बस RICE का जो इसमें एक्रोनिम है, जो मेन चीज़ है वो यही है कि RIC आपने याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट डिज़ीज़ हमारे पास है गाउट डिज़ीज़, या जो है इसको हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहते हैं। ये जो है हमारे पास अर्थराइटिस का एक टाइप है जिसमें आपके ब्लड में यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें जो है आपके जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल लाइक चीज़ें बन जाती हैं, जिसकी वजह से बंदे को बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और रेडनेस वगैरह ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं और वो मूव नहीं कर पाता। ये गाउट डिज़ीज़ का एक सिंपल वो है कि आप इसमें मतलब आपने इतना याद रखना है कि ये भी एक अर्थराइटिस की जो है उसकी एक टाइप है, लेकिन इसमें जो है क्रिस्टल जमा होते हैं, ब्लड में जो है यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके मसले होते हैं। इसमें जो है आपने वही हाई यूरिक एसिड लेवल, मतलब कि ब्लड में जो है यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूरिक एसिड लेवल या तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है किसी बॉडी के अंदर, या फिर उससे निकल नहीं पा रहा होता यूरिन में, या फिर बॉडी से निकल नहीं पा रहा होता, तो जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो वहीं पे मौजूद होता है। स्पेशली बैक टो जो होता है फुट का, ठीक है, वहाँ पे ये ज़्यादातर मौजूद होता है स्पेशली। और इसके अलावा जो है फिंगर्स, एल्बो, नी, स्मॉल टोज और रेस्ट जो है ये भी आपका इफ़ेक्ट कर सकती हैं। यूरिक एसिड क्या चीज़ है? यूरिक एसिड जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि बॉडी से बाहर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो है वो किसी सिचुएशन में बॉडी के अंदर जमा होने लगता है और बाहर नहीं जा पाता। उस कंडीशन में गाउट का जो है मसला हो जाता है। स्पेशली ये किडनीज़ की वजह से रेगुलेट होता है। किडनी जो है उसको यूरिन में बाहर कर देती है बॉडी से, लेकिन कभी अगर मसला हुआ तो फिर ये प्यूरिन जो है वो, स्पेशली ये प्यूरिन होता है, प्यूरिन जिस चीज़ में प्यूरिन ज़्यादा होता है या जिस खाने में प्यूरिन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनता है। प्यूरिन क्या है? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है या एक केमिकल है हमारे बॉडी के अंदर, जो कि DNA और RNA बनाता है, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा हो तो वो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये आपको कुछ फूड बताए गए हैं जिसकी वजह से मतलब प्यूरिन ज़्यादा होता है। इंटरनल ऑर्गन मीट्स है, लिवर, किडनीज़ और ये सारी चीज़ें बताए गए हैं। अदर रेड मीट्स है, अल्कोहल में ज़्यादा होता है, सी फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें में प्यूरिन ज़्यादा होता है। इसके कॉजेज़ वही है कि अगर कोई भी फूड जिसमें प्यूरिन ज़्यादा है
या अल्कोहल आप ले रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से गाउट डिजीज़ हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से, ओवरवेट की वजह से, या कोई फिज़िकल स्ट्रेस है, या किसी को किडनी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बाहर नहीं जा रहा, या कोई और मेडिकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, एस्पायरिन, नाइसिन, साइक्लोस्पोरिन और ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो इसकी वजह से आपको गाउट डिजीज़ का मसला हो सकता है। इसके साइन सिम्टम अगर देख ले तो इन साइन सिम्टम क्या है कि रेंडमली हो सकता है, मे ओनली हैपन अ फ्यू टाइम्स एंड लास्ट 1 to 2 वीक्स, मतलब एक से 2 हफ्ते तक अक्सर आपके बॉडी में रहता है, फिर ये खुद ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। और बिग टो हमारी जो बड़ी सी मतलब फिंगर है, ठीक है, पाँव की, वहाँ से स्टार्ट होता है और आपके फिंगर्स, एल्बोज़, नीज़ वगैरह जो है वो भी अफेक्ट करती हैं। स्वेलिंग, रेडनेस और ये सारी चीज़ें हो जाती है। एज़ द डे प्रोग्रेस द पेन इंटेंसिफाइज, मतलब जैसे जैसे इस पे वक्त ज़्यादा होता जाता है, वक्त गुज़रता जाता है, तो इसकी दर्द की जो शिद्दत है उसमें ज़्यादती आ जाती हैं और दर्द बहुत ज़्यादा जो है वो सीवियर हो जाता है। और इसमें जो इफ़ेक्टेड होता है, जो एरिया इफ़ेक्टेड होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उस पे आपको बहुत ज़्यादा अगर आप छोटा सा भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन उससे महसूस होगा। इसके अलावा क्रॉनिक अटैक्स अगर हम बात करें तो जॉइंट बिकम परमानेंटली डैमेज, इसमें जो है आपके जॉइंट अगर क्रॉनिक में ये चले गए तो क्रॉनिक में जॉइंट मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाते हैं और उसमें आपके जॉइंट पे जो है वही क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और एक ख़ास मास टाइप बनाते हैं जिसको हम टॉफ़ी कहते हैं, कॉल्ड टॉफ़ी, मतलब एक टॉफ़ी के जैसा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। टॉफ़ी क्या है? आर येलो वाइटिश नूडल्स दैट कैन बी फाउंड अंडर द स्किन ऑन द हेलिक्स एयर्स, मतलब जो जहाँ पे आपके यूरिक एसिड जमा हो जाते हैं तो वहाँ पे आपके स्किन के नीचे इस तरीके के जो है वो जॉइंट स्वेल हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉफ़ी, ठीक है। और जहाँ पे वो जॉइंट होगा या जहाँ पे यूरिक एसिड की मतलब वो एक्युमुलेशन होगी तो ये मसला वहाँ पे आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसके नर्सिंग इंटरवेंशन वही है कि आपने जो है उसके रेडनेस, पेन और इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है अगर फैमिली में किसी और को ये गाउट डिजीज़ है। इसके अलावा कोल्ड और वार्म कंप्रेसर आपने करना है, मरीज़ को जो है आपने दे देना है। और इसके अलावा इफ़ गाउट इज़ प्रेजेंट असेस इवेंट्स लीडिंग अप टू फ्लेयर अप, मतलब आपने उसको ऐसी चीज़ों से बचा के रखना है जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही हो। आपने उसको लो प्यूरिन डाइट का बताना है कि आपने ऐसे खाने खाने हैं जिसमें प्यूरिन बहुत कम हो, क्योंकि प्यूरिन की वजह से जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। आपने उसको बताना है कि स्टे हाइड्रेटेड, आपने उसको 2 से 3 लीटर पानी पिला देना है इन अ डे, ठीक है, पर डे। बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ इन अ फुट बोर्ड और क्रैडल टू कीप एरिया विद प्रेशर, और उसका जो इफ़ेक्टेड एरिया हो गया उसका आपने ख्याल रखना है कि वो मतलब वो ज़्यादा मूव ना करे या ज़्यादा उससे काम ना करे। और इसके अलावा वेट लॉस आपने बता देना कि वेट लॉस उसमें करे। ये है इसके सारे नर्सिंग इंटरवेंशन एंड दैट्स ऑल अबाउट द गाउट डिजीज़। अच्छा जी, पेजेट डिजीज़ है। पेजेट डिजीज़ जो है इसको हम ऑस्टाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं और ये जो है स्पेशली बोन्स का डिसऑर्डर है। इसमें आपके स्कल के बोन, फीमर, टिबिया, पेल्विक बोन्स और वर्टिब्रा जो है वो ख़राब हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और स्पेशली ये एज डिजीज़ है कि एज के साथ साथ ये ज़्यादा हो जाती है। इसके अगर साइन सिम्टम आप देखें तो आपको पेन महसूस होगा, डिफ़ॉर्मिटी होगी। डिफ़ॉर्मिटी मतलब कि जितने भी बोन्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, फ्रैक्चर हो सकता है, अर्थराइटिस वगैरह हो सकता है। मैनेजमेंट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में इसके वही एनाल्जेसिक्स देते हैं, दर्द के लिए दवा देते हैं। उसको अगर गेट चलने फिरने में मसला है तो उसको जो है वो क्रचेस और वॉकिंग एड्स वगैरह देते हैं ताकि वो चलने फिरने में उनको आसानी हो। इसके अलावा उनको गिरने से बचाते हैं कि वो मतलब चलते फिरते जो है वो गिर ना जाए। इसके अलावा उनके जो है वेट कंट्रोल
उसके लिए करते हैं ताकि वो स्ट्रेस ज़्यादा ना ले, और विटामिन डी और कैल्शियम का डाइट उनको ज़्यादा देते हैं, ठीक है। एंड यही मतलब पेजेट डिजीज़ है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? एज अ पायोजेनिक इन्फेक्शन इन द बोन। बोन के अंदर जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, आपके बोन इंटरनली ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो टिश्यूज़ होते हैं बोन के, वो नेक्रोस कर जाते हैं, ख़राब कर जाते हैं, आपका बोन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और डीकैल्सिफिकेशन हो जाती है, मतलब जो कैल्शियम उसके ऊपर स्टोर हुआ है वो ख़राब हो जाता है। ऑल्दो इट रिमेन लोकलाइजेज, osteomyelitis can spread through the bone to the bone marrow, cortex and periosteum। इसमें मतलब आपके पूरे बोन को ये इफ़ेक्ट कर सकती है, मतलब आपके बोन मेरो तक, आपके कॉर्टेक्स और पेरियोस्टियम को भी ख़राब कर सकती हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक फिर ये बीमारी फैलती हैं। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है कि आप जो है, अगर आपको कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कोई वास्कुलर डिसऑर्डर है या कोई अल्सर हुआ है, उसकी वजह से आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। या कोई इंसिजनल इन्फेक्शन, मतलब अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपको जो है बाहर से कोई इन्फेक्शन लगा आपके बोन्स को, उसकी वजह से आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। या अगर आपने कोई बोन सर्जरी की है, या कोई ओपन फ्रैक्चर हुआ है, या कोई और ट्रॉमेटिक इंजरी है, कोई गन शॉट है, या कोई और मसला है, तो उसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के। स्पेशली जैसे अगर किसी को गोली लगी तो उसको ये चीज़, उसके बोन ख़राब होने के, ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ब्लड बोन होता है जिसको हम हेमाटोजेनस कहते हैं, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को थ्रू ब्लड या फिर थ्रू साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है, कि किसी ने जो है वो किसी के आपके जो है वो सलाइवा मिल गया आपके साथ, या कोई और मसला हो गया, या किसी ने आपको ब्लड दे दिया, या कोई रिस्पायरेटरी आपके साथ ड्रॉपलेट्स मिल गए, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बंदे से दूसरे को भी लग सकती है। इसके कॉजेज़ क्या है कि ट्रॉमेटिक इंजरी, मतलब कोई इंजरी की वजह से, एक इन्फेक्शन की वजह से, या कोई और बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हो सकती है, फंजाई या वायरस की वजह से भी हो सकती हैं। कौन कौन से बंदे इसके ज़्यादा रिस्क पर है? तो डायबिटीज़ वाले, इसके अलावा जो हीमोडायलिसिस करते हैं, मतलब जो किडनी के पेशेंट होते हैं, डायलिसिस पे होते हैं, या वो लोग जो कि आईवी ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या कोई वो लोग जिनमें जो है वो ऐसी बीमारी जिसमें ऑलरेडी बंदे की ब्लड इफ़ेक्टेड है, ब्लड की कमी है बॉडी के अंदर, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ वो जा सकता है। इसके साइन सिम्टम्स वही है कि आपको बोन्स में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन महसूस होगी, टेंडरनेस, हीट, स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा, मतलब आप मूव नहीं कर पाएंगे, आप जो है चल नहीं पाएंगे, एक जगह आप बैठे रहेंगे, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं? WBC करते हैं, ल्यूकोसाइट टेस्ट करते हैं, ठीक है। WBC काउंट देखते हैं, एक्सरे करते हैं। इसके अलावा बोन स्कैन करते हैं, जिसमें बोन जो है वो अच्छे खासे डीपली देखे जाते हैं, बोन स्कैन करते हैं। मैनेजमेंट अगर देखें तो मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक देते हैं, और उसको बोलते हैं कि हाइड्रेटेड रहें, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जो अफेक्टेड बोन है उसको मोबिलाइज़ ना करें, वो उसको एक ही जगह पे रखें, ज़्यादा उससे हरकत वरकत ना करें। और इसके अलावा विटामिन C देते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज, मतलब अगर कोई वहाँ पे पस वगैरह जमा हुआ है या कोई और मसला, उसको निकालते हैं। और जो भी उसका अफेक्टेड लिम्ब होता है, मतलब हाथ पाँव जहाँ पे मसला है, उसको जो है एक तकिया देते हैं, या बिल्कुल आसानी के साथ उसको रखते हैं ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ेंगे। इसमें जो है मतलब जिस तरह हम पढ़ते हैं आर्थराइटिस, वही आर्थराइटिस का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें स्पेशली हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो दो बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो ख़राब हो जाता है, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी मसले की वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, और इसमें वही ज़्यादा फ्रैक्शन की वजह से
जो है वो जॉइंट ख़राब हो जाते हैं तो फिर हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें वही पैथोफिजियोलॉजी आपको बताया गया है कि इसका जो स्पेस है या इसके जॉइंट के दरमियान जो स्पेस होता है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसमें है जो जॉइंट्स है वो जो है वो स्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब इनसाइड बोन जो है वो ख़राब हो जाते हैं तो फिर हम उसको स्क्लेरोसिस कहेंगे, और अगर आउटसाइड ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको बोन स्पर्स कहेंगे। ये जो आपको टर्मिनोलॉजीज़ बताई गई हैं स्पेशली बोल्ड करके, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टिपिकल स्पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेन का बताया गया है। इसके कॉजेज़ अगर देखें तो सबसे पहले तो इसका एज है कि मतलब किसी का एज 40 से ज़्यादा हो तो उसको ये चीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बार बार जॉइंट इंजरीज़ होती हैं तो उसको ये चीज़ ज़्यादा होती हैं। कुछ लोग ऐसे जो ऐसे जॉब करते हैं जो कि बिल्कुल उसमें बोन्स के ऊपर ज़्यादा काम करना होता है, या फिर बोन्स के ऊपर, या फिर वो उसमें ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, ठीक है। ओवरवेट हो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो, या फिर कोई किसी के जेनेटिक्स में ये मसले हो तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे किसी को ट्रामा हो, या किसी को कंजेनाइटली पैदाइशी तौर पर कोई मसला हो, या कोई और पेजेट डिजीज़ हो तो उसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम देख ले तो साइन सिम्टम में आपने ऑस्टियो का जो है वर्ड याद रखना है। एक्रोनिम में ऑस्टियो से ओ आएगा, ओ से मतलब आउट ग्रोथ, मतलब उसके जो बोन्स होंगे, उसके जो जॉइंट्स होंगे वो बड़े से हो जाएंगे, आउट ग्रोथ हो जाएगा उसमें। इसमें आपने दो साइंस याद रखने हैं, एक है हबर्डन साइन और दूसरा है बुचर्ड साइन या बुचर्ड नूड जिसको हम कहते हैं। हेबर्डन नूड वो होगा जिसमें आपका डिस्टल जो है, मतलब बाहर की तरफ जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जॉइंट ख़त्म होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको हेबर्डन नोड कहेंगे। और अगर अंदर की तरफ जो जॉइंट्स है वो ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको बुचर्ड्स नोड कहेंगे। ये आपने याद रखनी है। इंटरफेरेंजियल और इंटरफेरेंजियल डिस्टल और प्रॉक्सिमल, ये जो है डिस्टल मतलब बाहर की तरफ जो जॉइंट होते हैं, अगर वो स्वेल हो जाए तो उसको हम डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट कहेंगे, और अगर अंदर की तरफ ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको बुचर्ड नोड कहेंगे या प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इसके अलावा जो ऑस्टियो में जो है वो एस है, तो एस सनराइज स्टिफनेस, मतलब इसमें जो है सुबह सुबह जो है ये बहुत ज़्यादा आपको सख्त महसूस होंगे, ठीक है। और इसके अलावा टेंडरनेस महसूस होगा, बोनी एंड हार्ड एक्सपीरियंस ग्रेटिंग, मतलब आपको जो है उसमें अजीब किस्म की आवाज़ें आएंगी बहुत ज़्यादा, आप उससे कोई भी काम नहीं कर पाओगे, और आखिर में जो है वो आपके सिर्फ जॉइंट पर मुश्तमिल होंगी। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके जॉइंट्स जो है वो इफ़ेक्टेड होंगे, बॉडी का कोई और पार्ट इफ़ेक्टेड नहीं होगा। इसका अगर मेडिकेशन देखें तो मेडिकेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देते हैं पेन रिलीफ के लिए, एनसेड देते हैं, या कोई टॉपिकल क्रीम वगैरह हो तो वो लगा देते हैं, ये इसके मेडिकेशन है। सर्जरी भी की जाती है, सर्जरी तो या पार्शली की जाती है या फिर टोटली, मतलब पूरा जॉइंट रिमूव कर देता है, जिसमें जो है प्रोस्थेटिक चीज़ें लगाई जाती हैं, जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, या इसके अलावा ऑस्टियोप्लास्टी की जाती है, जो कि बोन को जो है, बोन से जो भी पार्ट इफ़ेक्टेड हो वो ख़राब किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोप्लास्टी। अच्छा जी, इसके अलावा नर्सिंग इंटरवेंशन में आपने जो है वही बातें देखनी है जो कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि आपने उसको रेस्ट देना है, आपने उसके एक्टिविटी का ख्याल रखना है, रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रखना है, जिसको हम ROM कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाई एक्सरसाइज वगैरह उसको नहीं कराने, क्योंकि वो वेट ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, तो कि जो कि अच्छा नहीं है जॉइंट्स के लिए। इसके अलावा आपने उसकी वेट जो है वो लॉस करनी है, और हीट कंप्रेस करना है, मतलब उसको बार बार हीट वगैरह देना है। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें बताए गए हैं कि आपने जो है हैंड में, अगर हैंड में जॉइंट में मसला हो तो आपने कैसे पैराफिन वगैरह में आपने डिप कर देना है, और लंबर और सेक्रल में मसला हो, सर्वाइकल में हो तो आपने किस तरह उसका ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसमें से। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि हमें पता है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें हमारे जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है,
हमारे जॉइंट के इर्द गिर्द जो लेयर है या जो कैविटी है जिसको हम साइनोवियम कहते हैं, ठीक है, उसमें स्पेशली इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर हम उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जो है स्पेशली बोन फ्यूजन हो जाती है, मतलब ये इतना ख़तरनाक है कि अक्सर बोन भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा, फिंगर, रेस्ट और नेक, शोल्डर, एल्बो, जहाँ पे ये ज़्यादातर होता है। इसके अलावा कैन हैपन एट एनी एज, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। बाकी जो पहले हमने पढ़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो 40 के बाद ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, स्पेशली 20 to 60 में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसका जो एज है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके कुछ स्टेजेस है जिसमें साइनोवाइटिस आता है, पेनिस आता है और फाइब्रस एंकाइलोसिस आता है। सबसे पहले साइनोवाइटिस है, इसका स्टेज। साइनोवाइटिस में जो है वो आपके आरबीसी जो है वो साइनोवियल जो कैविटी है वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो जगह बिल्कुल मोटी हो जाती हैं, वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती हैं और पेनिस की फॉर्मेशन होती है। पेनिस क्या चीज़ है? पेनिस इज़ ए लेयर ऑफ वस्कुलर फाइब्रस टिशू। हमारे टिशू के दरमियान जो लेयर है जहाँ पे ब्लड वेसल है, ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। अब ये जो है बड़ा होगा, साइज़ में इंक्रीज़ होगा और डैमेज हो जाएगा जब आपके, मतलब आपको ये मसला होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, और वो जो है वो स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो फिर जब वो स्पेस कम हो जाता है तो फिर उस कंडीशन को हम एंकाइलोसिस कहते हैं। एंकाइलोसिस में क्या होता है कि आपके दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं रहती है और उसकी वजह से इमोबिलिटी हो जाती है, मतलब जो हमारे बोन्स है वो बिल्कुल हम मूव नहीं कर पाते और वो जिस तरह हम नॉर्मली मूव करते हैं तो वो नहीं हो पाता। इसके आपको साइन सिम्टम क्या है? 7S आपने इसमें याद रखना है। साइनोवियम मतलब जो कैविटी है, जो साइनोवियल कैविटी है वो इफेक्ट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। सुबह के टाइम सनराइज स्टिफनेस हो जाती है, मतलब सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है, उसमें सीवियर पेन होता है। इसके अलावा जो बोन जो जॉइंट्स होते हैं वो आपको सॉफ्ट से महसूस होंगे, ख़राब होंगे, ठीक है। स्वेलिंग होगी, एसिमेट्रिकल होंगे, मतलब वो सही नहीं होंगे, स्वेलिंग वगैरह उसमें होंगी। और उसमें जो है वो सिस्टमिक होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है सिस्टमिक है, अगर एक जगह से शुरू हो गया तो ये पूरी बॉडी में फैलता है और आपके बाकी ऑर्गन्स को भी ये इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपके हार्ट, लंग्स और किडनी वगैरह को ये जाके इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसके स्टेजेस होते हैं साइनोवाइटिस, पेनिस और एंकाइलोसिस, जैसे कि हमने पहले पढ़े। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम मेडिकेशन देते हैं, NSAID वगैरह दर्द के लिए जो मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो देते हैं। और इसके अलावा इसकी सर्जरी की जाती हैं, उसमें जो है आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगा दिए जाते हैं और उसका जो थोड़ा बहुत मतलब मैनेजमेंट हो सकता है वो करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में वही है कि आपने उसके दर्द को कम करना होता है, पेन मैनेजमेंट करना होता है। अगर उसको कोई मतलब गर्म चीज़ रखने की ज़रूरत होती है या आइस पाउडर या हीट पाउडर उसमें रखने की ज़रूरत होती है तो वो आपने देना होता है और उसके जॉइंट्स का ख्याल रखना होता है। बस यही चीज़ें आपके नर्सिंग इंटरवेंशन। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन का डिसऑर्डर है जिसमें बोन जो है थिन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपने ये वर्ड याद रखना है, द प्रोसेस दैट थिन द बोन। आपके बोन जो है वो अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिस पे आप एवरीडे एक्टिविटी या जो स्ट्रेस हम बोन्स के ऊपर डालते हैं वो नहीं डाल पाते। इसमें स्पेशली जो है आपके बोन के ऊपर जो कैल्शियम स्टोर है और फॉस्फेट और साल्ट्स वगैरह जो स्टोर है वो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं और आपके बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के जो बोन्स होते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं उसको हम कोलेस फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि अंदर से हमारे बोन जब वीक हो जाते हैं और उसमें कैल्शियम की कमी हो, फॉस्फेट की कमी हो, इस कंडीशन को हम कोलेस फ्रैक्चर कहते हैं। किस वजह से होता है? इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। पैराथायराइड ग्लैंड हार्मोन क्या करता है?
कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो तो पैराथॉर्मोन रिलीज़ होता है और वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। कैल्शियम के लेवल को कहाँ से इंक्रीज़ करता है, आपके बोन से, क्योंकि आपके बोन के ऊपर जो कैल्शियम स्टोर है उसको वहाँ से लेके आता है, ब्लड में दे देता है, तो आपके बोन जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह कैल्शिटोनिन है, कैल्शिटोनिन भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में काम करते हैं। तो अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए या इबनॉर्मली वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से मसले हो सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन को जो है बार बार बिल्डअप कराता है, तो इसीलिए वो जो है कभी कभी ख़राब हो जाते हैं बोन। तो इस कंडीशन में फिर हम जा सकते हैं। इसमें पैथोफिजियोलॉजी में वही चीज़ें बताई गई हैं कि बोन जो है वो बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, बोन से जो है कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है, वो बॉडी से बाहर जा रहा होता है और बोन जो है वीक हो जाते हैं, तो फिर हम उसको मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाता है। इसके अगर रिस्क फैक्टर देखें तो रिस्क फैक्टर में जो है विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से, एज की वजह से, अगर एज बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम अगर लाइफस्टाइल वगैरह ऐसा है कि सिगरेट है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह करता है कोई, ठीक है, या कॉजेशियन या फिर एशियन वुमेन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इनहेरिटेड भी हो सकता है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो, 19 BMI जो है वो 19 से कम हो, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो उनको ये मसला हो सकता है कि मतलब उनको जो है भूख वगैरह नहीं लगती और कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा अगर कोई एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन खाता है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वगैरह बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो ले रहा होता है तो उसको ये मसले हो सकते हैं। साइन सिम्टम अगर देख लें तो साइन सिम्टम में उसके क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि बोन ऑलरेडी कमज़ोर है। इसके अलावा राउंडिंग द अपर बैक डॉजर्स हम्प, उसके जो है एक हम्प सा नज़र आएगा, जिस तरह वो मतलब जो मांस नज़र आता है ना बैक पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं मतलब स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाता है, तो फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बन जाती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब फ्रैक्चर होने तक जो है उसमें आपको कोई साइन सिम्टम ही नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें जो है बैक पेन होगा या कोई और इस तरह हिप पेन, नेक पेन, ये सारे इसमें पेन आपको होंगे साइन सिम्टम। वही आपको साइन सिम्टम इसमें बताए गए हैं, हाइट लॉस और बैक पेन और स्टूप पोस्चर और ये सारे बोन फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अगर डायग्नोज की बात करें तो वही एक्सरे, सिटी स्कैन और बोन डेंसिटी वगैरह का टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पे मसला है। नर्सिंग इंटरवेंशन में वही है कि जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, मतलब जो दर्द के लिए दवाएं वगैरह होती हैं वो हम देते हैं पेन के लिए, ठीक है। बैलेंस डाइट देते हैं जिसमें कैल्शियम वगैरह ज़्यादा हो, विटामिन डी ज़्यादा हो, उसको जो है एक्सरसाइज और एक्टिविटी के लिए इनकरेज करते हैं और उसको ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें थोड़ा बहुत वो वज़न बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो ये इसके नर्सिंग इंटरवेंशन में आते हैं। ये आपको वही बताया गया है। प्रिवेंशन में आपने के कैल्शियम, जिस फूड में कैल्शियम ज़्यादा वो देना है, एक्सरसाइज कराना है, हैबिट्स लाइफस्टाइल उसकी चेंज करनी है और डॉक्टर कंसल्टेशन और ये सारी चीज़ें आपने करानी है। मेडिकेशन में क्या क्या आता है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आता है जिसमें आप हार्मोन देते हो, मतलब हार्मोन रिप्लेस कराते हो, कैल्शियम और विटामिन डी उसमें हम देते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। द नेक्स्ट वन इज़ बोन ट्यूमर। अच्छा जी, बोन ट्यूमर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक है बिनाइन, एक है मेलिग्नेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि बिनाइन है तो वो एक ही जगह पे रहेगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा, वो आपके हेल्थ को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही वो ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आगे जाके वो फ्यूचर इश्यूज प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा जी, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है, जैसा कि हम कहते हैं कि वो कैंसरस होता है और थ्रू आउट द बॉडी जो है वो स्प्रेड करता है। इसके टाइप्स ऑफ बिनाइन ट्यूमर वही है कि बिनाइन ट्यूमर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू या फिर उसमें जो है ज़्यादा फैलता है और ये ज़्यादा कॉमन होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर से।
इसके अलावा जो है वो स्लो ग्रोइंग होते हैं, जो कि बिनाइन होता है, जिसको हम ऑलरेडी मतलब हमें पता है कि बिनाइन क्या होता है। उसके कुछ आपको साइन सिम्टम नज़र आएंगे और ये आपको डेथ की तरफ या ज़्यादा ख़तरे की तरफ नहीं लेके जा सकते। ठीक है, इसमें अगर हम मतलब साइन सिम्टम देख ले तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, इकोन्ड्रोमा, बोनी सिस्ट, वही सारी चीज़ें, ऑस्ट्राइड, ऑस्ट्रियोमा, जो बोन्स के मसले होते हैं, ठीक है, वो आपको थोड़े बहुत स्टार्ट में नज़र आएंगे और आपको महसूस होंगे। और इसमें जो है फिर ट्यूमर्स वगैरह, सेल ट्यूमर और ये सारी चीज़ें फिर आपको मैलिग्नेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब वही आपको बताए गए हैं कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्या है। इज़ अ मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर है, जो कि बहुत स्टार्ट में और बहुत ज़्यादा कॉमनली वो हो जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? स्पेशली नी या फिर शोल्डर में पाया जाता है। इकोन्ड्रोमा जो है वो आपके हाइलिन कार्टिलेज का ट्यूमर है। अगर हर कार्टिलेज में जो है ट्यूमर आ जाए तो वो हमारे इकोन्ड्रोमा कहलाते हैं। और उसमें जो है हैंड, फीमर, टिबिया और ह्यूमरस जो है वो इफ़ेक्टेड होते हैं। बोन सिस्ट जो है वो हमारे बोन के अंदर ही मास जो है वो डेवलप होने लगता है। ठीक है, और बोन जो है वो, जिसे कि इसमें बताया गया है, इन्यूरोजेमल मतलब वाइडनिंग, बोन का बड़ा होना, बोन सिस्ट जो है उसमें आ जाना। यंग एडल्ट्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है, पेनफुल होता है और आपको पता होता है कि आपको नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे बोन जो है वो एबनॉर्मली बड़ा हुआ है, ट्यूमर है या कोई और मसला है। स्पेशली लॉन्ग बोन्स या वर्टिब्रा में या फ्लैट बोन में ये ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर वही है कि मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो है ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन ये रेयर है, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। और अगर किसी को हो जाए तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसमें आपके बोन मेरो और ये सारी चीज़ें, सपोर्टिंग टिश्यूज़ उसमें अफेक्टेड होते हैं। इसके भी आपको दो टाइप्स बताए गए हैं। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, या इसको हम ऑस्टियोसार्कोमा भी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैलिग्नेंट है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये फैलता है। दूसरा जो है हाइलिन कार्टिलेज के बहुत सारे उसमें हो सकते हैं, जिसको हम कॉन्ड्रोसार्कोमास कहते हैं, और ये भी जो है स्पेशली आपके बोन और कार्टिलेज को अफेक्ट करती हैं। इसके नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या है कि आपने जो है वो पेन मैनेजमेंट करना है, उसका असेसमेंट करना है। जो भी अफेक्टेड उसके हाथ पाँव होते हैं उसको आपने जेंटली हैंडल करना है, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, और उसमें अगर कोई और प्रोटेक्शन वगैरह लगा हुआ है, कोई आपने जो है उसका इलाज करना है तो उसका आपने ख्याल करना होगा। उसको आपने एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है और उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका आपने ख्याल रखना है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।